अंग्रेज थे बड़े शातिर। वो बहुत सोचते थे, समझते थे और बाद में कोई चीज करते थे। ऐसी है ना, जब इंडिया पे उनका पूरी तरीके से रूल हो गया था 1857 के बाद तो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया था। और उससे पहले उन्होंने ऐसी मतलब जो पॉलिसी अपनाई थी, उनका ज्यादा इंटेंशन यही था कि जैसे भी फ्री रहेंगे तो हमने क्या करना है, जो भी छोटे छोटे राजा महाराजा है, नवाब है, उनकी भी सल्तनतों को हड़प के अपने में एनेक्स कर लेने का, जम कर लेने का। तो ये पॉलिसी थी उनकी। 1857 में यही हुआ था ना कि डेलोजी था, उससे पहले डेलोजी ने क्या किया था, अपनी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ लैब, उसमें उसने बोला था कि भाई देखो, जो भी राजा है, महाराजा है, जिन जो हमारे अपने छत्रछाया में है और उसकी अपनी सगी औलाद नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, उसकी हुकूमत को उसके मरने के बाद है ना अंग्रेजी में एनेक्स कर लेंगे। तो उसकी वजह से हम देखते हैं ना 1857 हुआ था, रानी ऑफ झांसी वो लड़ी थी, नागपुर के राजा लड़े थे, और हम देख सतारा के, ऐसे बहुत से राजा है ना उसके अगेंस्ट लड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि हमको लड़ना ही है, लड़ेंगे नहीं तो हम मरेंगे, तो हमारे बाद हमारे संतान उनको भूखा मरना पड़ेगा। तो वो अपने हक के लिए लड़े थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, उनको सबको हरा के फिर क्या किया, उनकी हुकूमतें खत्म कर दी थी। अब जो छोटे दूसरे थे वो डरना शुरू हो गए थे कि अंग्रेजों पे तो भरोसा नहीं कर सकते, आज इनको ले लिए कल हमको लूट लेंगे। तो एक जो भावना थी उनकी, कर तो कुछ नहीं सकते थे जी, क्योंकि इतनी पावरफुल थे नहीं, और एक जगह आ भी नहीं सकते थे और इतनी बड़ी पावर बना भी नहीं सकते थे, लेकिन दोस्ती करने को डरते थे। तो फिर वहां की जो मलिका विक्टोरिया थी, तो उसने सोचा कि यार अब एक काम करते हैं, कंपनी ने बहुत कर लिया, अब कंपनी को खत्म करके है ना अपने हाथ में ले लेते, और फिर जितने भी यहाँ के जो राजा रजवाड़े हैं, अब हमारे पास बहुत बड़ा इंडिया हो गया, इनको क्या करते अपने अंडर में रखते हैं और इनको बोल देते चलो ठीक है, तुम क्या करना, अपना आजाद रहो, हम तुमको एश्योरेंस देते हैं कि तुम्हारी हुकूमत को खत्म नहीं करेगी जी। अब किया भी वही, मलिका ने ऐलान दे दिया, और उसके बाद से जो राजा थे वो मुतमईन हो गए, चलो भाई अब सुकून से हम जी सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं जो भी राजा बचे थे आजादी तक, जो भी छोटे छोटे राजा थे वो आजादी तक रहे थे। बहुत सारे स्टेट थे, 500 से ज्यादा स्टेट थे, छोटे छोटे स्टेट, एक एक शहर के या छोटे छोटे स्टेट थे, बहुत थे। तो वो थे अंग्रेजों के छत्रछाया के लिए थे, और इस तरीके से आजादी तक चले हैं। अब अंग्रेजों की जो दूसरी शातिराना चाल थी वो ये थी कि देखो, वहां पे इन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट में नहीं किया, जब उन्होंने है ना जैसे कैप्चर करना शुरू कर दिया था उससे नहीं किया, बल्कि बहुत बाद में जब उन्होंने देखा कि अब हमारा कंट्रोल यहाँ पे हो रहा है, तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके है ना अपना जो सिस्टम था उसको लागू करना शुरू किया यहाँ पे। पहले सबसे पहले जो काम किया है वो जुडिशरी में किया है, जुडिशरी रिफॉर्म किया है, बाद में एजुकेशन में किया है। पहले एजुकेशन का काम जो था वो मिशनरी किया करती थी, और मिशनरी भी क्यों किया है मैंने बताया आपको। मिशनरी पहले देखो, मिशनरी पर जो दबाव आया था वो मिशनरी ने अंग्रेजों पे, इन पे डाला था, अंग्रेजी हुकूमत पर। पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, पुर्तगीजों से उन्होंने नसीहत ली थी कि अगर से हमको इंडिया में हुकूमत करना है तो रिलीजियस के मामले में बिल्कुल भी हम है ना इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर से हमारी मिशनरी को इजाजत देती है तो यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, या यहाँ के जो छोटे छोटे राजा महाराजा है वो खिलाफ हो जाएंगे। तो एक जो निगेटिव भावना बढ़ेंगी वो हमारे हक में नहीं रहेंगी। तो उन्होंने पहले है ना इजाजत नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज जो कर दी थी उन्होंने कि आपने जो करना है जी वो बिल्कुल आपने करना है, हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट मत करो, इनडायरेक्ट करो। तो जो मिशनरी थी उन्होंने जो किया था बाद में अपना प्रोपोगेशन किया था वो इनडायरेक्ट किया था। स्कूलें बना दिया करते थे, चर्च बना दिया करते थे, समाजी खिदमत कर दिया करते थे। जब कोई अगर से मतलब ऐसा अगर से इंडिया, ये इस तरीके से काम किया उन्होंने, और इस तरीके से इनडायरेक्ट किया। बाद में फिर 1813 का जो चार्टर हुआ था, अब पूरी तरीके से कंट्रोल मतलब बढ़ रहा था इनका कंट्रोल, तो फिर बाद में फिर प्रेशर हुआ था पोप की तरफ से कि भाई हमको इजाजत दीजिए, अब हम जाके है ना अब डायरेक्ट है ना प्रोपेगेशन करेंगे। तो बाद में दिया उनको, बाद में, इससे पहले है ना बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, बाद में दिया है। लेकिन इससे पहले मिशनरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, वो था कि स्कूलें बना के है ना प्रचार करना। अब बहुत सारी स्कूलें बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। ये मकसद इनका ये था कि ये नहीं था कि इंडियन को एजुकेटेड करना है,
बल्कि उनके पीछे इंटेंशन ये था कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपना रिलीजियस को प्रमोट करना है। लेकिन वो ये इनडायरेक्ट तरीका था, डायरेक्ट नहीं था। इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं इंडियंस, एजुकेशन भी लिए है लेकिन मुतासिर भी हुए हैं। और दूसरी ये चीज थी कि भाई एजुकेशन जब जाती है तो कल्चर भी साथ में आता है, जिसकी एजुकेशन मेथड होता है उसका कल्चर भी आता है। तो एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है, एजुकेशन जब प्रमोट होती है तो एजुकेशन के साथ साथ वो कल्चर भी प्रमोट होता है। तो वेस्टर्न जो कल्चर था वो यही एजुकेशन जो आज का मॉडर्न एजुकेशन उसके साथ ही प्रमोट हुआ है। और ये अंग्रेज ने ये जो बाद में देखिए, बाद में फिर क्या हुआ है मालूम है, देखो हो रहा क्या था मालूम है, अंग्रेज जो हुकूमत कर रहे थे यहाँ पे, तो अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे लेकिन एजुकेशन पे कुछ नहीं कर रहे थे। अब जो वहां पे जो बैठे हुए थिंकर थे उस टाइम पे, जो रैशनलिस्ट जिसे कहते हैं हम, जो है ना यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठ के इंडियन के लोगों के बारे में सोच रहे थे। और क्या कहते थे पता है, क्या कहते थे, वी आर सिविलाइज, हम सिविलाइज हैं, इंडियन सिविलाइज नहीं है, वो सेवेज है, वो है ना ऑर्थोडॉक्स है, ऐसी चीजों को मानते हैं जी जो मतलब अगर से हमको तो जिम्मेदारी दी गई है कि हमको अगर से इतना सिविलाइज है तो हमारा काम है दूसरों को सिविलाइज बनाना। इंडियन ऐसे लोग हैं जो है ना सुपर स्टेशन के पास है, ये इनके पास कोई कल्चर नहीं है, कल्चर भी इनका है तो बहुत भद्दा है, कोई इनके पास है ना, मतलब इतनी बुरी चीजें बोलते थे कि हमको शर्म आती है आज पढ़ते हुए भी। ये बोल के ये बोलते थे कि हमारा काम है, गॉड ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो चीज हमारे पास है, जो कल्चर हमारे पास है उसको है ना दूसरों को है ना देना। और वो जब भी होगा जब स्कूल, जो हमारी जो कॉलेजेस है, स्कूल है, वो वहां बनेंगे, हमारे पास जो एजुकेशन है वो उनको मिलेंगी। हम तो बन गए, अब जो बनना है हमें, हम सिविलाइज बन गए जी भाई, अब इंडियंस को बनाओ, इंडियंस को बनाओ। तो वहां के पार्लियामेंट में ये बातें करते थे, अब इतनी फिक्रमंद थे हमारे बारे में कि वहां के पार्लियामेंट में बातें करते थे और हमको बोलते थे कि भाई ये सेवेज है, ये ऑर्थोडॉक्स है, इनका कल्चर अच्छा नहीं है, इनका कल्चर भद्दा है, और इनको जाके है ना हमारा कल्चर सिखाना है हमें। और वो होगा कब, जब हम स्कूलों पे खर्च करेंगे। तो उसके बाद है ना फिर वो स्कूलों पे है ना चार्टर बना था, वो चार्टर में 1 लाख पास हुआ था, लेकिन बाद में फिर ये है कि पढ़ाना के क्या पढ़ाना है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इस पर है ना बहस हुई, इतनी चली है इनकी कि कभी खर्च ही नहीं हुए थे पैसे वो। फिर बाद में जाके हम देखते हैं बहुत सारी फिर स्कूलें बनी थी, उन्होंने प्रमोट किया है। अब एक तो ये है जी कि लोगों को चाहिए जॉब, और जॉब कब मिलेंगी कि जो रूल कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, स्कूलों के जरिए लैंग्वेज तो आ जाती थी थोड़ी बहुत, अब बाद में फिर है ना थोड़ा और पढ़ लिया करते थे। तो इस तरीके से जो लोग थे इंग्लिश वगैरह सीख लेते थे, अंग्रेजी सीख लेते थे, और छोटी मोटी जॉब उनको मिल जाती थी। लेकिन अगर से बड़ी जॉब चाहिए तो बड़ी जॉब चाहिए तो डिग्री चाहिए, डिग्री तो यहाँ नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस भी बने भी नहीं है। तो फिर क्या, तो फिर जाना पड़ता था यूरोप, अब वहां रहना पड़ता था 8-10 साल, कम से कम 5 साल तो रहना ही पड़ता था। और वहां से फिर है ना जब 5 साल वहां रह रहा है तो वहां से जब वापस आते थे तो एक जेंटलमैन बन जाते थे। जेंटलमैन बने तो बाद में फिर ब्रेन भी वाइट वॉश हो जाता था। फिर यूरोपियन की जो थिंकिंग थी वो हमारी थिंकिंग, वो तो हमें कह रहे थे कि हम सिविलाइज नहीं है। हाँ, हमारे पास थी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सुपरस्टिशियस थी इंडियंस के अंदर, और वो बैठी हुई थी, वो आसानी से नहीं निकलती थी। इसीलिए जब बाहर से या यहीं पर अगर से हमने यूरोपियन आइडियोलॉजी को माना है, यूरोपियन थिंकिंग को माना है, वो विचारधारा को माना है, तो हमने अपोज किया था बहुत सारी चीजों को। राजा राम मोहन राय पहले थे जिन्होंने है ना यूरोपियन आइडियोलॉजी को माना था, उन्होंने इंडियन कल्चर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कल्चरल सुपरस्टिशियस थी, गलत हो रही थी, उन्होंने उसको अपोज किया था। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी अभी वैसी नहीं थी, इसलिए राजा राम मोहन राय को भी बहुत दिक्कत आई थी, बहुत से लोगों ने अपोज किया था। वो गलिये में चलते थे, 10 लोग उनको बुरा बोलते थे। आज भले हम राजा राम मोहन राय की इज्जत करेंगे, हम उनको बहुत भला मानेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत से निजात दिलाई है, लेकिन उस टाइम पे जिस वक्त वो अपोज कर रहे थे, सती जैसी रस्म को अपोज कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी और चीजें थी जो होती थी, विडोरी मैरिज थी, वो करते नहीं थे लोग। तो ये सारी चीजें थी, और जब राजा राम मोहन राय उसको अपोज कर रहे थे, उस वक्त उनको अपोज करने वाले बहुत सारे लोग थे, क्योंकि लोग अभी तैयार नहीं हुए थे। तो एक तो ये चीज थी, जो सोशल रिफॉर्म हुए ना इस टाइम पे, वो जो थे उसके पीछे जो इम्पैक्ट था, जो लोग आगे आए हैं
वो वही लोग थे जो यूरोपियन आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, जो यूरोपियन कल्चर को भला हमारा भी कल्चर था, लेकिन यूरोपियन जो थिंकिंग थी उसको मानते थे। उन्होंने अपोज जरूर किया है, लेकिन उनको अपोज हुआ है और उनको बहुत दिक्कत गई है। बाद में बहुत सारे लोग जब इस फील्ड में आए हैं, बाद में 30-40 साल बाद बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग रिलीजियस के, और उन्होंने बड़े बड़े मतलब अपने जगह के अच्छे लोग थे, उन्होंने फिर है ना एक कलेक्टिवली वर्क किया है, तो फिर बहुत सारी जो बुराइयां थी उसको बुरा माना गया। फिर जस्टिस राणा डे थे, उन्होंने काम किया। दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने काम किया। गोखले थे, उन्होंने काम किया। बाद में हम देखें ऐसे बहुत से रिफॉर्मर थे जो उन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया है। अब वो समझते थे कि एजुकेशन के जरिए ही अंग्रेजी हुकूमत जो है, अब इसको हमको तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इंडिया पे डोमिनेंस है। अब इनको हम अपोज नहीं कर सकते, इनको हरा नहीं सकते, ना कोई है भी नहीं इनको हराने वाला। हम ये मानो कि अब इनका जो सिस्टम है इसको मानेंगे। अब हमको अपनी डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, अपनी विचारधारा बदलना है, हमारे सोसाइटी में जो बुरी चीज है उसको बदलना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के बाद में फिर हमें है ना ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी वाला, ये जो सिस्टम है, जो बाद में हम इसी के जरिए से है ना अंग्रेजों को फिर क्या करेंगे, अंग्रेजों से है ना डिमांड मांगेंगे। तो ये विचारधारा बनी थी और इस तरीके से रिफॉर्म्स हुए थे बहुत सारे। और ये वही हुए थे कि जो लोग है ना मतलब एक तो ये है कि बाहर जाके पढ़े थे, और दूसरा ये है कि बाहर जाके पढ़ने के बाद उनकी जो मेंटेलिटी बदली थी, और वो लोग ये तस्लीम मान लिए थे उन्होंने कि भाई अंग्रेजों को हमें ना मानना ही पड़ेगा। और इस टाइम पे देखिए जब यही लोग थे ना, तो इन्होंने है ना ये समझ गए थे कि भाई डेमोक्रेटिक मेथड क्या है, अंग्रेजों से है ना बहुत सारी चीजें, मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स है या बहुत सारी चीजें इसको मांगने का, तो ये तरीका उनको आ गया था। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी है ना जी 1885 में, इससे पहले और भी बहुत सारे है ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने थे जिसको हमको पढ़ना है। आप चाहे है ना आप देखेंगे ना इंडियन लीग है वो बनी है, आप देखेंगे जमींदारी एसोसिएशन है वो बनी है, आप अगर देखेंगे महाजन सभा है वो बनी है, आप है ना इंडियन नेशनल एसोसिएशन है वो बनी है। ऐसे कितने एसोसिएशन हैं जिसको आपको पढ़ना है, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी है, लेकिन ये फेल मार गए थे सबके सब। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अलग ही थी, उसका जो नेचर था वो अलग था। ये जो जितने भी थे ना, ये इनका जो मतलब एक तो ये है कि इनमें जो लोग काम कर रहे थे ये तो इनके अपने लिमिटेड है ना मुद्दे थे, और लिमिटेड मुद्दे पे ही काम करते थे, और अपने रीजन में ही करते थे, छोटे छोटे रीजन में। अगर से मद्रास महाजन सभा है तो वो अपने इलाके में है, वहीं पे काम करे और वहीं के लोग हैं, और लिमिटेड मुद्दे हैं उनके, तो एक छोटे छोटे मुद्दे। और दूसरी चीज, एक तो छोटे छोटे मुद्दे थे, लिमिटेड थे और अपनी जगह थे। दूसरी ये कि अक्सर में लोग जो थे ना वो बड़े मतलब घरों के थे ज्यादातर है ना, और उनके खुद के मुद्दे थे, मतलब जमींदार थे तो जमींदारी थे सबके सब, और वो फिर जमींदारों के लिए ही है ना मांग करते थे कि जमींदारों की भलाई के लिए करते थे। तो ये इनके है ना सारे मतलब रीजंस थे कि ये है ना जो एसोसिएशन थी ये कामयाब नहीं हुए। कि इंडियन नेशनल जब बनी है ना, इंडियन नेशनल ऑल ओवर इंडिया की एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी, अंग्रेजों ने बनाए थे, खुद बनाए थे। अब बड़ी सोचने की बात है कि अंग्रेज जो इसके पीछे जो फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल जब कांग्रेस फॉर्म हुई है, इसके पीछे जो था वो रिटायर ऑफिसर इकोनॉमिक्स, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट सेक्रेटरी था वो गवर्नर जनरल का, तो उसने बनाया था। इवन है ना गवर्नर जनरल का भी एसेंट था इसमें कि आप इसको बनाओ, तो अंग्रेज खुद बना रहे हैं। तो सवाल यही है कि अंग्रेजों ने क्यों बनाया, अंग्रेजों के बनाने के पीछे, इसके पीछे है ना इनका रीजंस क्या था, उसका जवाब दिया जाता है। हमारे भी जो इंडियंस थे जो उसमें जब उसके है ना मेंबर बने थे, तो वो सीधे वो यही कहते, मैं आपको डिटेल के साथ उसको बता दूंगा कि क्या हो रहा था और क्यों बनी थी।
क्या इसके पीछे है ना बनने के पीछे रीजंस जो दिए जाते हैं कि क्या रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस उसमें बताए जाते हैं, अलग अलग व्यू है, सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, तो फिर वहां से एक प्लेटफॉर्म मिला था इंडियंस को, ताकि वो एक जगह जमा होते। ये एक नेशनल मूवमेंट थी, मतलब नेशनल मूवमेंट की यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। पहले जो लोग थे, फिरोज शाह मेहता जैसे, दादा भाई नौरोजी जैसे, गोखले, राणा डे, ये ऐसे लोग थे, तैयब जी वगैरह जो इसमें थे। और ये लोग है ना थोड़े से कैसे थे, इनको मॉडरेट कहते हैं, इनका मॉडरेट नेचर था। बस ये कहते थे कि भाई हमें ना सोशल रिफॉर्म्स करना है, और ज्यादातर अंग्रेजों के ऐसे डिमांड करना है जो मतलब सीधा यही है कि जो डेमोक्रेटिक मेथड है उसके जरिए हमने अंग्रेजों से डिमांड करना है, जाना है, कोई रिफरेंडम देना है कि भाई हमारी ये मांग है पूरी करो, और ये देखो हमारी इतने सिग्नेचर है, हम ये चाहते हैं और ये आपने करना है। तो इस तरीके से होते, थोड़े से मॉडरेट इसीलिए कहे इन्होंने, ज्यादा है ना ये प्रेशराइज नहीं करते थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं इसी मूवमेंट में जब ये चलती आगे बढ़ी है, तो इसी में से निकली है एक्सट्रीमिस्ट जो बहुत ज्यादा थोड़े से वो थे, सख्त थे, वो कहते थे उनके अपने मुद्दे थे, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। गंगाधर तिलक जी है, उसमें हम देखेंगे, लालपाल बाल बोलते हैं उनको। तो ये सारे इन्होंने है ना अपने थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, और ये यहाँ तक भी कहते थे कि अंग्रेजों का हमारा खुद का स्वराज होना चाहिए। बाज़ औक़ात है ना जब अंग्रेज ऐसे लॉ बना दिया करते थे, जैसे कि प्रेस एक्ट था, या ऐसे बहुत सारे, जैसा कि आप बंगाल में है ना पार्टीशन कर दिए थे, तो वहाँ पे है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, कि हमें है ना अंग्रेजों के जो बॉयकॉट करना है, हमें है ना खुद की एजुकेशन, खुद का नेशनल एजुकेशन, खुद की एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन लेकर आना है, और पैसिव रेजिस्टेंस देना है अंग्रेजों को। तो ये इस तरीके की बातें ये लोग किया करते थे, लेकिन ये भी फेल मार गए, क्योंकि आपस में लड़ते थे मॉडरेट के साथ, तो ये इनका जमा नहीं था। और इनका जो था ना, दूसरी ये भी चीज थी कि इनको है ना, मतलब अंग्रेजों ने इनको पसंद भी नहीं किया करते थे, अंग्रेज इनको जेल में डाल दिया करते थे। और ये लोग है ना जो बाद में हाथों हाथ जो चले रेवोल्यूशनरी, जो अलग से थे, जो ये मानते थे कि अंग्रेजों को हकालना है अगर यहाँ से, तो हम जंग लड़ के हकालेंगे, हमको हथियार उठाना पड़ेंगे, हथियार उठाएंगे तो अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, वरना अंग्रेज नहीं जा सकते। तो ये लोग, अंग्रेज कहते थे कि ये इनको सपोर्ट किया करते थे, तो इस वजह से कि उनको जेल में डाल दिया करते थे। या नहीं तो कम से कम जो रिवोल्यूशनरी थे, तो वो ये कहते थे कि ये न्यूज़पेपर लिखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐसी बकवास बातें लिखते हैं जो हमारे अगेंस्ट होती है, इसकी वजह से जो पढ़ने वाले वो प्रभावित होते हैं, और वो फिर हमले करते हैं हम पर, तो उस वजह से डाल दिया करते थे। तो अंग्रेजों ने इनको कुचल दिया। अब जो गांधी जी आए थे ना, जब गांधी जी आए थे, तो गांधी जी की लीडरशिप में है ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो जाके मास मूवमेंट बनी है। वो कैसी बनी है, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें डिटेल के साथ हम उस पर बात करेंगे। तो गांधी जी के इसमें मतलब लीडरशिप में फिर है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस मास मूवमेंट बनी है। फिर उसी में हम देखेंगे बहुत सारे, इसी टाइम पर है ना एक्ट वगैरह पास होते थे, हर जब भी है ना डिमांड होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये लोग है ना एक्ट वगैरह पास किया कर दिया करते थे। 1892 का एक्ट था, 1909 का था, 1919 का था, तो बाद में 1935 का था। हर एक्ट में कुछ ना कुछ दिया गया है, और वो हम उसको उस पर बात करने ही वाले हैं। पर हम देखते हैं कि जब भी है ना ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि रॉलेट एक्ट हुआ था, इसी तरीके से रॉलेट एक्ट जब हुआ था, वो तो गांधी जी ने फिर कहा था सत्याग्रह करना है हमें, उनका अपना मेथड था। उसी के इसमें जलियांवाला बाग हो गया। जब जलियांवाला बाग हुआ है, तो फिर गांधी जी ने कहा कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया, सारे के सारे नेशनल लीडर थे वो एक जगह जमा हुए, बोले करना क्या है। इसमें चल रहा था कि भाई मुस्लिम अलग लड़ते थे, और मतलब मुस्लिमों के अपने अलग मुद्दे थे तो अपने अलग लड़ते थे। कुछ मुस्लिम थे जो वो अलग हो गए थे, उन्होंने 1906 में है ना मुस्लिम लीग बना दिए थे, तो और कुछ थे वो कांग्रेस में थे, तो मुस्लिम अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। और एक मुद्दा उस वक्त ये चल रहा था कि यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जिसमें है ना यूरोप अंग्रेज खुद को दे हुए थे, और 1904-14 से लेकर 1919 तक चली, जिसमें अंग्रेज जीत भी गए थे। और उसमें है ना हारने वालों में तुर्की था, तो तुर्की में जो उस वक्त खिलाफत थी, तो खिलाफत को उन्होंने खत्म कर दिया था।
तो जो मुस्लिम थे वो खिलाफत के लिए लड़ रहे थे कि खिलाफत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और खलीफा को अगर से हटाएंगे तो हम फिर इंडिया में आपको यहाँ पे धरने देंगे, हम यहाँ पे ना आपको अपोज कर देंगे। तो वो एक मूवमेंट चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत तहरीक जिसे कहते हैं। तो गांधी जी ने एक मौका देकर खिलाफत तहरीक को है ना एक मर्ज किया था, और फिर एक है ना एक मूवमेंट चलाई थी जिसे हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कहते हैं। इसी टाइम पे हम देखेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स फेल हो गई थी, स्वराज पार्टी अलग बनी थी बाद में, क्योंकि वो एक पूरा एक सीन की बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से स्वराज पार्टी बनी थी। कांग्रेस फेल होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, और फिर मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, वो और खिलाफत मूवमेंट भी फेल हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुस्लिमों का या फिर दूसरे लीडरों का इसके ऊपर, गांधी जी की क़यादत के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर क्या सवाल था। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी चली है, फिर और लीडर आते हैं उसमें जिसे यहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, उसमें फिर है ना हमारे सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, ये आगे आगे थे। हम देखते हैं फिर जब स्वराज पार्टी थी उन्होंने रूल किया है, मतलब एज अ उन्होंने रूल बोले तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बाहर हो गई थी, वो है ना इलेक्शन में नहीं आ रही थी, तो स्वराज पार्टी थी, तो उनको वोट अच्छे मिल गए, मतलब उनके कैंडिडेट अच्छे मतलब पार्लियामेंट में चले गए थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद आ गई थी तो फिर स्वराज पार्टी पीछे हट गई थी, या उनको उतने लोग पॉपुलैरिटी नहीं थी उनकी, तो ज़्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे वो फिर पार्लियामेंट में पहुंच गए थे। तो हम देखते हैं फिर बाद में साइमंस आता है, फिर वो रिफॉर्म करना था उनको, तो वो सर्वे करता है तो उसका बाइकआउट होता है। फिर हम देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि उसके पीछे एक अपना रीजंस था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, एक में गांधी जी गए थे, बाद में नहीं गए थे। उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग 1935 का एक्ट आता है, जिसको है ना बाद में अपोज किया गया था। फिर हम देखते हैं कि ये एक्ट पास भी हो जाता है, और बाद में इसी तरीके से है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना सारी चीज़ों को कबूल करते हुए यहाँ का सारी चीज़ें स्मूथ चलना शुरू ही होती है। तो वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो जाती है। जब वर्ल्ड वार सेकंड शुरू होती है तो फिर गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये समझती है कि अच्छा मौका है, अब अंग्रेज कूद गए हैं तो हम इनको प्रेशराइज करेंगे, यहाँ से हम दबाव डालेंगे इन पर, क्योंकि एक दबाव ये था कि हम हमारे इंडिया में तो लड़ने नहीं देंगे और इंडियंस को तो लड़ने नहीं देंगे, हमारी जो सोल्जर है वो बाहर नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, और इंडिया में ये वार नहीं होगी, और हम इसके लिए यहाँ से खर्च अगर से होता है तो उसके लिए भी कबूल नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, बहुत सारी चीजें किए। इसी टाइम पे बंगाल में है ना, वहाँ पे है ना फेमाइन आ गया था। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है बंगाल के फेमाइन का कि अंग्रेज क्या किया करते थे, चर्चिल था, वेस्टर्न चर्चिल, उसने है ना यहाँ से बहुत सारा अनाज है ना यहाँ से एक्सपोर्ट करके यूरोप लेकर गया, और इतना बुरा फेमाइन था ये कि इतना बैड इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर कि आप जाके सर्च भी करेंगे ना तो लोग भूखे मरे बहुत बुरी तरीके, स्टारवेशन के जरिए से, खाने को नहीं था, पेट अंदर चले गए, 2-2 महीने के फाके थे, 2-2 महीने खाने को कुछ नहीं था, भूख से मरे, लाखों लोग मरे हैं ये इन्हीं की वजह से। तो हम देखते हैं कि ये सब हुआ है, और इसी के साथ फिर हम जब ये सब हो रहा था ना तो गांधी जी ने फिर कहा कि अब देखो भाई हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, हमारी ये डिमांड कबूल नहीं कर रहे, जब हम कुछ मांगते हैं तो देते नहीं है हमें, और देते हैं तो फिर जो मांगते हैं वो देते नहीं है, तो अब एक काम करो भाई, ये मान ही नहीं रहे तो एक काम करते हैं अब करो या मरो। फिर उन्होंने कर दिया कि अब देखो हमारी आज़ादी है, हमको जो करना है हम वो करके ही लेंगे, तो ये नारा लगा दिया। तो फिर एक मूवमेंट शुरू हो गई, और हम देखते हैं कि फिर यही टाइम पे आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी कर दी थी, वो अलग सीन चल रहा था उधर, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। और फिर इसमें जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था तो फिर अंग्रेजों को समझ में आया, तो उन्होंने अलग अलग कमीशन भेजे, तो वो सारे कमीशन आज़ादी तक चले हैं। फिर बाद में हम देखते हैं 1857 में इंडिया को 1957 में इंडिया को माफ कीजिए 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस उन्होंने देके चले गए थे। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि ये पूरे कमीशन आए थे ना, कमीशन ने कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें किए थे कि इंडिया पाकिस्तान वो
दो सेपरेट कंट्री बन गए थे और फिर कश्मीर का मुद्दा रह गया था और वो मुद्दा ऐसा मुद्दा रह गया कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। और इतना भारी मुद्दा है कि शायद इतनी आसानी से सॉल्व भी ना हो, तो जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान अलग तो हुआ था, लेकिन एक मुद्दे के जरिए से है ना कभी अच्छा दोस्त नहीं बन सका। फिर हम देखते हैं कि आज़ादी इंडिया को मिल गई है, बाद में वार हुई है, चाइना के साथ लड़ना पड़ा, पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ा, और ये सारी चीज़ें हम है ना इसको आप कवर करने वाले हैं इसी लेक्चर्स में। एक जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है क्रोनोलॉजी इवेंट, जो मॉडर्न इंडिया की है। 70 नोट्स 7 से शुरू हो रहे हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे 1964 तक। तो ये किस टाइम पे क्या हुआ है, ये आपको सारे इवेंट की डेट आपको इसमें मिल जाएंगी। ये मैंने जो लिया है ना, कृष्ण रेड्डी की बुक है उससे लिया है। आप अगर से आपके पास बुक है वो, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैंने तो वहां से बस कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन मैं ये प्रोवाइड क्यों कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना बहुत सारे ये बहुत सारे पेजेस है। हर जो इवेंट हुआ है, कौन से डेट को कौन सा इवेंट हुआ है, इसमें डेट वाइज आपको मेंशन मिला, इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत सारे पेजेस है, तो आप यहां से ले लीजिए, नहीं तो वो बुक्स है जो कृष्ण रेड्डी के, वहां तो आपको वो मिल ही जाएंगी। ये बहुत सारे पेजेस है, इसको आप क्या करना है, इसको भी आप है ना देख लीजिए। मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, एक चीज भी मैं इसमें से नहीं छोड़ूंगा, सारी चीजें। तो ऐसा समझिए कि आप तो एक यहाँ से याद कीजिए, जो बहुत मुश्किल होता है याद रखना, वरना मैं आपका जितने लेक्चर आपको लूंगा उसमें ये सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा, एक चीज भी नहीं छूटेगी इसमें की, और ये याद भी रह जाएंगी आपको, ये सारी चीजें याद रह जाएंगी आपको। दिस इज माई प्रॉमिस, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये पूरे सारे इंपॉर्टेंट है, ये किस टाइम पे क्या हुआ है, डेट वाइज है यहाँ से, तो ये मतलब ये तो मंथ भी आपको याद रखना पड़ेगा इसका। ये सारी चीजें इतनी यहाँ तक है, ये कृष्ण रेड्डी की बुक से है, वो बुक अगर से आपके पास है तो उसमें ये आपको मिल जाएगा, वरना यहाँ पे है तो इसको भी आप एज आपके पास रख सकते हैं। और रही बात ये कि अब पढ़ेंगे तो इसको आपको वैसे याद हो जाएंगी।